बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का दूसरा अध्याय ल्हासा की ओर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बच्चों, ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें राहुल जी ने अपने द्वारा की गई तिब्बत यात्रा के विषय में बताया है। बच्चों, यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक ऐसी विधा होती है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा के विषय में बताया जाता है। जिस स्थान की वह यात्रा करता है वहाँ के निवासियों के रहन सहन, खान पान आदि के विषय में बताया जाता है। इस प्रकार यात्रा वृत्तांत के द्वारा हम उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ पढ़ना प्रारंभ करने से पहले हम राहुल जी का परिचय जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है आजमगढ़, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनके माता पिता ने इनका नाम केदार पांडे रखा था। सन 1930 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वो नाम राहुल सांकृत्यायन रख लिया। सन 1930 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था और केदार पांडे के स्थान पर राहुल सांकृत्यायन नाम रख लिया था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं के जानकार थे। देखिए बच्चों, राहुल सांकृत्यायन को पढ़ने का और भाषाएं सीखने का इतना अधिक शौक था कि उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी के अतिरिक्त और बहुत सारी चीनी, जापानी, तिब्बती आदि भाषाएं भी सीख ली थीं। भाषा शैली सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। राहुल जी ने लगभग 150 पुस्तकों की रचना की, जिनमें से मेरी जीवन यात्रा इनकी पुस्तक है जिसके कि 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। यह इनकी प्रमुख पुस्तकें, जबकि इन्होंने कुल मिलाकर 150 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। बच्चों, अब हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। इस पाठ में यह जो यात्रा वृत्तांत है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका छोटा सा भाव हम समझ लेते हैं। संकलित अंश राहुल की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने जो पहली तिब्बत यात्रा की थी, उस तिब्बत यात्रा के विषय में इस पाठ के अंश में दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन को बौद्ध धर्म के विषय में जानने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण भी किया था और तिब्बत में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारा साहित्य प्राप्त होता है। वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, इसलिए बौद्ध धर्म को और अधिक समझने के लिए राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत यात्रा की थी, जो उन्होंने सन 1930 में नेपाल के रास्ते की थी। यह पहली तिब्बत यात्रा उन्होंने सन 1929 और 30 में की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के छद्म वेश में, छद्म का मतलब होता है धोखा देने वाला, छिपा हुआ, ऐसे वेश में उन्होंने की थी। वे भिखारी बन गए थे और भिखारी तो कहीं भी आ जा सकते हैं, इसलिए राहुल सांकृत्यायन ने यह यात्रा एक भिखारी के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, वहाँ तक जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा दुर्गम था, बहुत ज़्यादा कठिन था, पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस रास्ते का पूरा वर्णन राहुल जी ने बहुत ही रोचक शैली में, बहुत ही मज़ेदार शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। उस समय के तिब्बत के लोग किस तरह से रहते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका जीवन जीने की शैली कैसी थी, इसके विषय में भी हमें इस यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है। ल्हासा की ओर अब हम यह यात्रा वृत्तांत का जो अंश है यह पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरे कालिंगपोंग का रास्ता
जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। फरी कालिंगपो यह एक रास्ता है, यह रास्ता तब तक नहीं खुला था, इसलिए नेपाल और हिंदुस्तान की सारी चीज़ें तिब्बत नेपाल के रास्ते से ही वहाँ तक पहुँचती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। नेपाल से तिब्बत जाने का जो रास्ता था वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। व्यापारिक वस्तुएं भी वहाँ से जाती थी तिब्बत के लिए और सैनिक भी उसी रास्ते से तिब्बत आया जाया करते थे। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, इसलिए स्थान स्थान पर फौजियों की चौकियाँ बनी हुई थीं। उस पूरे रास्ते में फौजियों की चौकियाँ मिलती थीं जिन में कभी चीनी पलटन रहा करती थी। वहाँ बहुत सारे ऐसे किले भी थे जहाँ पर कि चीनी पलटन या चीनी फौजें रहा करती थीं। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, अब वहाँ पर ऐसे फौजी मकान बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत सारे फौजी मकान गिर चुके हैं। वहाँ पर किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, यानी कि अपना घर बना लिया है। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर घरों में आबादी दिखाई पड़ती है, यानी कि घरों में लोग रहते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। ऐसा ही परित्यक्त का अर्थ होता है बच्चों छोड़ा हुआ। ऐसा किला जिस किले को चीनी सैनिकों ने छोड़ दिया था, ऐसे ही एक छोड़े हुए किले में हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। ऐसा ही एक छोड़ा हुआ किला था जहाँ पर कि हमें चाय पीने के लिए ठहरना पड़ा। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ पर जो यात्रा करने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और बहुत सारी आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ के लोग जाति पाति को नहीं मानते और छुआछूत को नहीं मानते। वहाँ पर सारे मनुष्य बराबर समझे जाते हैं, उनकी कोई भी निश्चित जाति नहीं होती और छुआछूत एक दूसरे को छूना या ना छूना, अछूत वाली भावना वहाँ के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं उन्हें वहाँ पर बहुत ही सुविधा हो जाती है, क्योंकि कोई भी वहाँ पर जाति के विषय में नहीं पूछता। लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा दुर्गम है, इसलिए इतनी ही वहाँ पर परेशानी भी होती है। और ना औरतें पर्दा ही करती हैं, वहाँ की स्त्रियां पर्दा या घूंघट नहीं करती हैं। बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। जो बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं, बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, जिन पर कि लोग विश्वास नहीं कर पाते, जिनके विषय में लगता है कि कहीं ये हमारा कुछ सामान चुरा नहीं लें, उन्हें लोग घर के भीतर नहीं आने देते। लेकिन उनके अलावा जो भी लोग होते हैं, चाहे साधारण भीख मांगने वाले हों, चाहे बौद्ध भिक्षु हों, चाहे साधारण यात्रा करने वाले मनुष्य हों, बहुत ही आराम से किसी के भी घर के भीतर तक जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। चाहे आप वहाँ के रहने वालों को बिल्कुल भी नहीं जानते हों, पर आप किसी भी घर के बाहर जाकर उस घर में रहने वाली स्त्रियों को अपने पास से चाय दे देंगे, तो वो आपके लिए उस चाय को बना करके तैयार कर देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। तो आप उसे अपने पास से सामग्री दे दीजिए, तो वह उस चाय को बना करके तैयार करके आपको दे देगी। यह भी कितनी बड़ी बात है कि किसी अपरिचित को किसी अपरिचित स्थान पर, किसी विदेशी स्थान पर इतना सम्मान प्राप्त हो जाए। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। पर अगर आपको ये लगता है कि हमें अपना खाना खुद ही पकाना है, या अगर आप उन पर विश्वास ना करें कि वो आपका दिया हुआ पूरा मक्खन आपकी चाय में डालेगा, तो इसके लिए आप यह भी कर सकते हैं कि आप सीधे उनके चौके में जा सकते हैं, जहाँ पर वो खाना बनाते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं और ख़ुद ही अपनी चाय तैयार करके ला सकते हैं। यानी कि वहाँ के लोग विदेशियों पर इतना अधिक विश्वास करते हैं, यात्रियों को इतना अधिक सम्मान देते हैं।
परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। उस छोड़े हुए चीनी किले से जब हम वापस आने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी एक प्रकार का कर होता है जो कि रास्ते के लिए दिया जाता है। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। तो इन्होंने, इनके पास चिटें थी जिनके द्वारा कि इनको वहाँ जाने की अनुमति प्राप्त थी। वह दोनों चिटें इन्होंने वहाँ पर दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए और उसी दिन हम थोंगला के पहले जो आखिरी गांव था वहाँ पर पहुँच गए। इनका पूरी जो यात्रा थी वह एक क्रम में होनी थी। तो सबसे पहले इन्हें थोंगला स्थान पर पहुँचना था, फिर वहाँ से धीरे धीरे तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर चलना था। तो थोंगला के पहले एक गांव में ये उस दिन पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। इनका मित्र था सुमति जो कि एक बौद्ध भिक्षु था और एक मंगोल था। तो उसके साथ ही इन्होंने यह यात्रा की थी और उसका साथ होने के कारण इन्हें उस यात्रा को करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हुई थी, क्योंकि सुमति के जान पहचान के लोग हर स्थान पर मिल जाते थे और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और क्योंकि यहाँ पर सुमति के जान पहचान के लोग थे, इस कारण हम भिकमंगे थे, हम भिखारी के वेश में थे, पर उसके बाद भी हमको रहने के लिए, ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई, बहुत अच्छा स्थान मिल गया। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। इसके 5 साल बाद वे फिर लौटे थे और इस बार वो भिकमंगे नहीं थे बल्कि एक भद्र पुरुष के, एक भद्र यात्री के वेश में थे। एक अच्छे यात्री के, पढ़े लिखे खाते पीते यात्री के वेश में थे, परंतु फिर भी उनको रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह नहीं मिली थी। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गाँव के सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। उस समय इन्हें अच्छी जगह नहीं मिली थी रहने के लिए और ये गांव के सबसे गरीब जो झोंपड़ा था उसमें ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। यह बहुत कुछ उस समय मनुष्य की जो मनोवृत्ति होती है, मन की जो अवस्था होती है, मन की जो स्थिति होती है, उस पर निर्भर करता है कि आपको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो जाए या आपकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाए, लोग आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें। तो यह उस समय की मनोस्थिति पर निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होशो हवास को दुरुस्त रखते हैं। वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं वे शाम के समय छंग नाम की एक मदिरा होती है उसे पी लेते हैं और उस मदिरा को पीने के बाद उनके जो होशो हवास हैं वे गायब हो जाते हैं। उस समय वे क्या करते हैं वह उनके बस में नहीं रहता। तो इस कारण बहुत कुछ उस समय की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। बच्चों, डांडा क्या होता है? डांडा एक बहुत ही टीले जैसा स्थान होता है और थोंगला तिब्बती सीमा का एक ऊंचा स्थान है। तो वहाँ पर बहुत सारे डांडे हैं, उन डांडों को भी उन्होंने नाम दे रखा है। तो थोंगला नाम का एक डांडा था जो कि बहुत ज़्यादा विकट था। विकट का अर्थ होता है कठिन। यात्रा करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और वह बहुत ज़्यादा कठोर रास्ता था। तो उन्हें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह होती हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होते हैं। जो ये डांडे होते हैं ये बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं और जब उन पर चलते हैं तो कई कई मीलों तक वहाँ पर कोई गाँव या कोई घर नज़र नहीं आता। तो उस स्थिति में अगर मनुष्य को कभी कोई समस्या खड़ी हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो कोई उसकी सहायता करने वाला भी नहीं मिलता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। नदियां हैं और पहाड़ हैं, इस कारण बहुत दूर तक अगर कोई आदमी होता है तो भी वह नज़र नहीं आता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी यही जगह है, यही स्थान डाकुओं के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर उनको डाका डालने में या किसी को लूटने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहती है, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी सहायता करने वाला उपलब्ध नहीं होता।
तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों की के लिए कोई परवाह नहीं करता। अगर तिब्बत में किसी गांव में किसी व्यक्ति का खून हो जाए तो जो खून करने वाला है उसको कुछ सज़ा प्राप्त हो सकती है, उसको सज़ा मिल सकती है। लेकिन यह स्थान तो बिल्कुल निर्जन है, यहाँ पर तो कोई भी मनुष्य नहीं दिखता। अगर यहाँ पर किसी की हत्या कर दी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता और इन हत्याओं की कोई परवाह भी नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। जो सरकार है वह खुफिया विभाग यानी कि जो गुप्तचर विभाग है उस पर बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करती और गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता और वहाँ पर कोई गवाही देने वाला भी नहीं मिलता। गवाही देने वाला इसलिए नहीं मिलता क्योंकि किसी ने खून होते हुए देखा ही नहीं होता है और सरकार पुलिस पर और गुप्तचर विभाग पर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करती है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं। जो डाकू होते हैं वो सबसे पहले तो आदमी को देखते ही उसे मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। उसको मारने के बाद वो उसकी जेबें टटोलते हैं कि इसके पास कुछ पैसा है या नहीं। तो देखिए कितनी खतरनाक बात है कि उस बेचारे व्यक्ति की मृत्यु पहले हो जाती है, बाद में चाहे उसके पास कुछ पैसा मिले चाहे ना मिले, मार देना वहाँ के डाकुओं के लिए बहुत ही आसान होता है। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। वहाँ पर हथियार ना रखने का कोई कानून नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग जिस तरह से सामान्य लोग हमारे देश में लाठियाँ रखते हैं उसी तरह से बंदूकें अपने पास में रखते हैं। बंदूकें उनके लिए बहुत ही सामान्य सी वस्तु है क्योंकि वहाँ पर हथियार रखने पर कोई भी रोक नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति के पास वहाँ पर बंदूक मिल जाती है। डाकू यदि जान से ना मारें तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है क्योंकि जब वो ऐसे स्थानों से निकलते हैं तो उनके पास हथियार होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर डाकू को नहीं मारें तो उन्हें अपनी जान का खतरा होता है। उन्हें लगता है कि अगर हमने तुरंत डाकू को नहीं मार दिया तो डाकू हमें एक पल में ही मार देंगे, तो इसलिए वहाँ पर सबके पास हथियार रहते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। गांव जाने पर हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास में एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। अब ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की तो चिंता नहीं थी कि हमारा खून हो जाएगा क्योंकि हम तो भिखमंगे के भेष में थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते और जहाँ कहीं हम डाकू जैसी किसी व्यक्ति की सूरत देखते या जहाँ कहीं पर भी हमें यह अंदेशा होता कि यह व्यक्ति डाकू हो सकता है, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, दया दया, एक पैसा कहकर भीख मांगने लगते। तो कितनी रोचक बात है। ये कहते हैं कि हमें मृत्यु का तो इतना डर नहीं था क्योंकि हम भिखारी के वेश में थे और भिखारियों का काम तो भीख मांगना होता है। जो स्वयं ही भिखारी है उसके पास क्या पैसा मिल सकता है। तो जैसे ही इनको कोई डाकू जैसा व्यक्ति नज़र आता वैसे ही ये अपनी टोपी उतार देते और अपनी जीभ निकाल करके कुची कुची, दया दया, एक पैसा करके भीख मांगने लग जाते। तो चाहे सामने वाला व्यक्ति डाकू ही क्यों ना हो, वो है यह समझ जाता कि इनके पास तो कुछ भी मिलने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ये तो खुद ही भिखमंगे हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चढ़ते। लेकिन पहाड़ की जो चढ़ाई थी वह बहुत ऊंची थी और पीठ पर सामान लादकर चढ़ना बहुत ही कठिन था और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था और अगला स्थान जहाँ पर हमें रुकना था वह 16-17 मील से कम नहीं था, वह बहुत ज़्यादा दूर था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो इन्होंने, इनका जो मित्र था सुमति, उससे कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए हम घोड़े कर लेते हैं। इनका जो अगला पड़ाव था वह लंगकोट नामक स्थान पर था, तो वहाँ तक के लिए इन्होंने यह सोचा कि घोड़े कर लेते हैं तो उन घोड़ों पर अपना सामान भी रख लेंगे और उन्हीं पर चले भी चलेंगे क्योंकि अगर पैदल जाएंगे तो समय भी बहुत लगेगा और बहुत ज़्यादा थक जाएंगे।
बच्चों, हमने यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर का पहला भाग पढ़ लिया है। अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे अगले भाग में और देखेंगे किस प्रकार से राहुल जी को अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन किन लोगों से वो मिले, किन्होंने उनकी सहायता की और उन्हें जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए वे आए थे, क्या वह उद्देश्य पूरा हो पाया। यह हम अगले भाग में पढ़ेंगे। नमस्कार।